Assalamu alaikum. Red blood cells and disorders. In this lecture, I am going to discuss hemolytic diseases due to red cell enzyme defect. जब हमने शुरू में हेमोलिटिक एनीमियाज की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था तो आई टोल्ड के हम इनको एक एक करके इनकी कॉजेज़ की बेस पर इन्हें डिस्कस करेंगे। जो हमने पहले एनीमियाज अभी तक पढ़े हैं देवर मेम्ब्रेन रिलेटेड डिफेक्ट्स कि मेम्ब्रेन रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन में ऐसा डिफेक्ट था जिसकी वजह से वो हीमोलाइज हो रहे थे। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दिस डिफेक्ट इज़ बेसिकली ड्यू टू रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। आपने अभी पहले अपने फोर्थ ईयर से पहले काफ़ी दफ़ा इस एंजाइम का और इस डेफिशिएंसी का सुना होगा कि इस हेमोलिसिस की एक कॉज है। आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म बिहाइंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल अपनी एनर्जी उसने अपनी एनर्जी कहाँ से लेनी है? उसके पास तो न्यूक्लियस भी नहीं है, फिर वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है? वो इट डिराइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। ठीक है, अब उस पाथवे में किसी लेवल पर भी कोई एंजाइम डेफिशिएंट होता है तो आगे की सारा का सारा पाथवे ब्लॉक हो जाएगा। उसकी एनर्जी एक्सट्रैक्शन का और उसका अपने आप को टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बचाने का सारा मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज़ बेसिकली deficiency is basically deficient or impaired enzyme function which reduces the ability of red cells to protect themselves from oxidative challenge। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, ये हमारे पास सामने एक फ्लो शीट है। इसमें नॉर्मली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज G6PD ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। जब ये उसको उसमें कन्वर्ट कर रहा होता है तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज करता है। दैट मॉलिक्यूल इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH। अब ये NADPH ग्लूटाथायोन रिडक्टेज को अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का क्या फंक्शन है कि इसने ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन को रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट करना है, GSH में कन्वर्ट करना है। और इसने GSH ने अल्टीमेटली ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज को अपना हाइड्रोजन देना है कि तुम ले लो, और आगे जाके ये H2O2 जो एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स H2O2, ये आप लोग अपने थर्ड ईयर में पैथोलॉजी में पढ़ चुके हो कि फ्री रेडिकल इंजरी क्या होती है, H2O2 बेसिकली क्या डैमेज कॉज करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। तो इस ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज ने अपना हाइड्रोजन उसको देना है कि H2O2 किसी तरह डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि अगर ये बचा रहेगा तो ये रेड सेल की मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को ख़राब करेगा। ठीक, तो इसकी रिडक्शन के लिए बेसिकली इसकी डिस्ट्रक्शन के लिए H2O2 की डिस्ट्रक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, जो कहाँ से आ रहा है, पीछे पूरे साइकिल से आ रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज से और अल्टीमेटली ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज से। अब जब हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज ही नहीं होगा तो ना हमारा NADP रिड्यूस होगा NADPH में, ना वो रिड्यूस होगा तो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा तो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा तो H2O2 डिस्ट्रॉय नहीं होगा। H2O2 डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो क्या है कि रेड सेल पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली क्या है कि वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी उसकी ग्लोबिन चेन्स को। ये जो H2O2 हैं या कोई भी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं जो भी बनते हैं, ये हीमोग्लोबिन की जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स हैं ये उनके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। जब ये उनके साथ रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स आपस में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ग्लोबिन चेन प्रेसिपिटेट हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि वो प्रेसिपिटेट होकर रेड सेल में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, तो हमने पेरिफेरल फिल्म में उसको देखना है, उससे ये डायग्नोज होगा। ठीक है, बहरहाल फ़िलहाल यहाँ तक
इतना हमें पता लग गया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी जो क्या कॉज कर रही है, हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज़ होता है, और अगर ये नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल्स अपना स्ट्रेस कम नहीं कर सकेंगे। एक चीज़ दूसरी है, आपकी बुक में एक चीज़ लिखी हुई है कि ये इसकी 2 फॉर्म्स हैं। अच्छा, जितने भी एनीमियास हैं जो हेरिडिटरी हैं उनमें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर इट इज़ एक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स की है या एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स की है, ये रिसेसिव डिजीज़ है या डोमिनेंट डिजीज़ है। तो ये आपके हेमाटोलॉजी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और इसकी स्वेयर फॉर्म मेडिटेरेनियन G6PD डेफिशिएंसी उसे कहते हैं, क्योंकि ये मिडल ईस्ट और कुछ एरियाज़ हैं अफ्रीका के जिनमें ये काफ़ी कॉमन है। अब क्या है कि इसमें जिस तरह से पिछले उनमें एनीमियास में था कि एक दफ़ा ट्रिगर हो गया तो चलता रहता है, हेमोलिसिस चलती रहती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि एपिसोडिक हेमोलिसिस चलती है। एपिसोडिक हेमोलिसिस क्या कि जब ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी पे पड़ेगा तो तब हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में इतनी पावर नहीं है कि वो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकें। तो वो क्या फैक्टर्स हैं, ये एक वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या फैक्टर्स हैं जो बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं। सो फर्स्ट इज़ इन्फेक्शंस। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शंस में जब माइक्रोब्स बाहर से आते हैं और अपनी बॉडी के ल्यूकोसाइट्स उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इस जंग में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अब वो सारे फ्री रेडिकल्स वो एक सोर्स हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का। तो जितनी भी इन्फेक्शंस हैं लाइक वायरल हेपेटाइटिस, निमोनिया, टाइफाइड फीवर, जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, दीज आर द चैलेंजेस फॉर पेशेंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। नेक्स्ट कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, ऑक्सीडेंट ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको अक्सर सिनेरियो इस तरह से आएगा कि एक पेशेंट था, वो मिडल ईस्ट का रहने वाला था, वैसे वो ही वॉज क्वाइट ओके, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसे मलेरिया हुआ या फिर उसे कोई इन्फेक्शन हुई और फिर लेटर ऑन ही डेवलप्स हेमोलिसिस, साइंस ऑफ हेमोलिसिस। तो आपका क्या डायग्नोसिस हो सकता है? तो ये वो कुछ की पॉइंट्स हैं जिनसे आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि बेसिकली ये कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि आपको ड्रग का नाम दे के पूछें कि इस ड्रग ये उसने ड्रग यूज़ की थी और फिर बाद में उसको हेमोलिसिस स्टार्ट होगी। तो जितनी भी एंटी मलेरियल्स हैं लाइक प्रीमाक्विन, क्लोरोक्विन, ये कॉज करती हैं। सल्फोनामाइड्स, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइंस, मतलब एंटी मलेरियल्स और एंटीबायोटिक्स कुछ दे कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और उसके बाद है फेवा बीन्स। ये बीन्स की एक टाइप है जो मिडल ईस्ट के लोगों में और कुछ अफ्रीकन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। ठीक है, इनके खाने से भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट पेशेंट्स में जो एपिसोडिक हेमोलिसिस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये सारे उसको रोकते हैं स्ट्रेस को, जितने भी फ्री रेडिकल्स बने उन्हें क्लियर होने से। नाउ अगेन इन्वेस्टिगेशंस। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप पढ़ने का हेमाटोलॉजी पढ़ने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आपके पास जितने भी एनीमियास हैं और आगे जितने भी हम WBC के डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे, जितने भी लिम्फोमास हैं, उन सब का एक चार्ट बना लें, एक टेबल बना लें जिसमें आपको पता हो सब हेडिंग्स के किसी भी एनीमिया की रूट कॉज क्या है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है और उसको हमने डायग्नोस किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने 3 चीज़ें किसी भी एनीमिया की, अगर आपको शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपने वो अपने माइंड में रखनी है कि क्या वो एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस कर रहा है, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस कर रहा है, उसकी पेरिफेरल फिल्म की क्या पिक्चर है और उसकी बोन मैरो की क्या पिक्चर है। ये 4 चीज़ें आप किसी भी एनीमिया के बारे में याद कर लें और आप अपने एग्जामिनर को सुना दें तो दैट्स क्वाइट एनफ। ठीक है,
सो एक चीज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के बारे में कि ये दोनों कॉज करा रहा है, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस भी और एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस भी, लेकिन सिर्फ तब जब बॉडी पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ेगा तब, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर मींस मेन ब्लड स्ट्रीम में भी डैमेज हो रहा है और स्प्लीन में भी डैमेज हो रहा है। तो हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या है कि ऑब्वियसली टोटल आरबीसीज का लेवल कम होगा। पेरिफेरल फिल्म में हमें क्या नज़र आएगा, जो पेरिफेरल स्मेयर है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑक्सीडेंट स्ट्रेस पड़ता है रेड ब्लड सेल्स पे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्ट्रेस जो सल्फाइड्रल ग्रुप्स हैं ग्लोबिन चेन्स के, दे स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट्स, वो डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अब जो वो प्रेसिपिटेट्स हैं वो मेम्ब्रेन के साथ, रेड सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। अब वो प्रेसिपिटेट्स बहुत लाइट डॉट की फॉर्म में, आप इस फिगर में देख सकते हो कि ऊपर जो येलो कलर के शो किए उनमें बहुत लाइट डॉट्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड ग्लोबिन चेन्स आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं। इन्हें कहते हैं, दीज आर कॉल्ड हाइंस बॉडीज़, ठीक है। अब जब ये हाइंस बॉडीज़, इसको क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन से स्टेन किया हुआ है, ये भी काफ़ी पूछ लेते हैं अक्सर MCQs वगैरह में। तो जब ये वाले रेड ब्लड सेल्स, इस तरह के रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन में से गुजरेंगे, तो स्प्लीन तो पहले एक बहुत टाइट किस्म का चेक पोस्ट लगा के बैठी हुई है, उसके मैक्रोफेजेस इन हाइंस सेल्स को डिटेक्ट कर लेंगे, उन्हें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इनके अंदर कोई मसला है जो इसके अंदर ये प्रेसिपिटेटेड हाइंस बॉडीज़ पड़ी हैं। उनके मैक्रोफेजेस इन रेड ब्लड सेल्स के उस पोर्शन को, पूरे रेड ब्लड सेल्स को नहीं खाएंगे, उस पोर्शन को नोचने की कोशिश करेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसी एज अ रिजल्ट ऑफ विच बाइट सेल बन जाएंगे, मतलब उन्होंने मैक्रोफेजेस ने उन रेड ब्लड सेल्स का वो पोर्शन जिसमें प्रेसिपिटेट्स इकट्ठे हुए थे उसको बाइट कर लिया और बाकी को जाने दिया। तो पेरिफेरल स्मेयर में हमें बाइट सेल्स और हाइंस बॉडीज़ नज़र आएंगी। अगर आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की पेरिफेरल स्मेयर में ये दोनों लाइंस क्या, ये दोनों वर्ड्स भी लिख दें तो दैट इज़ इनफ, किसी को भी पता चल जाएगा कि अच्छा आपको हाइंस बॉडी और बाइट सेल्स का कॉन्सेप्ट है। देन रेटिक्स होंगे ऑब्वियसली, जब हेमोलिसिस स्टार्ट होगी तो पीछे बोन मैरो को भी ऑर्डर जाएगा कि ठीक है तुम अब ज़्यादा सेल्स बनाने शुरू करो, क्योंकि बॉडी एक स्ट्रेस से गुजर रही है और ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और बाकी सारे वही फीचर्स, बिलीरुबिन, LDH रेस, अल्ट्रासाउंड फॉर गॉलस्टोन्स, वही जो एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की फीचर्स हैं, ये सारे के सारे वो फीचर्स होंगे। और एंजाइम एक्टिविटी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एक चीज़ जो थोड़ी इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से, स्प्लीनोमेगैली, क्योंकि जो भी एपिसोड आती है वो बस एक स्ट्रेस पड़ा, एक हेमोलिसिस की एपिसोड हुई, फिर ख़त्म, फिर पेशेंट हेल्दी है, फिर दोबारा स्ट्रेस पड़ा पेशेंट पे, फिर हेमोलिसिस की। तो क्या है कि स्प्लीन को इतना इनलार्ज होने का टाइम नहीं मिलता। तो इन केसेस में स्प्लीनोमेगैली एक बहुत कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस का एक बहुत डिफरेंट फीचर है स्प्लीनोमेगैली। तो इसमें स्प्लीनोमेगैली सिर्फ इसलिए नहीं होती, अक्सर एग्जामिनर्स ये आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें स्प्लीनोमेगैली इतना कॉमन फीचर इसलिए नहीं है क्योंकि ये एपिसोडिक पैटर्न में हेमोलिसिस हो रही है, ठीक है। तो स्प्लीन के पास इतना टाइम है कि वो अपना सोर्सेज को रिप्लेनिश कर ले। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, जो आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम सिकल सेल एनीमिया डिस्कस करेंगे, उसकी भी पैथोजेनेसिस इज़ मच इम्पॉर्टेंट, इसलिए इनको अच्छे तरीके से एक टेबल बनाना शुरू कर दें कि आपने सारे एनीमियाज़ को किस तरह एक टेबल में फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।